गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं मोहन साहू, सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कॉलेज, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम यूजी सेमेस्टर 3 के पेपर CC 7 के अंतर्गत मेइजी पुनर्स्थापना के बारे में बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। इस विषय के अंतर्गत हम जापान के उस काल के बारे में जानेंगे जिस समय चीन में विदेशी राष्ट्रों के द्वारा प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे और इसका प्रभाव जापान पर क्या पड़ा, इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। मेइजी पुनर्स्थापना, यह आपके सामने जापान का एक मानचित्र है जिसके आधार पर उसकी भूमिका हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया है भूगोल में कि जापान में 4 मुख्य द्वीप थे जिसको मिलाकर जापान का निर्माण हुआ था। ये 4 द्वीप थे होक्काइदो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे द्वीप है क्यूशू, शिकोकू, होक्काइदो और होन्शु। तो ये 4 मुख्य द्वीप हैं जिससे जापान की भौगोलिक स्थिति का निर्माण होता है। जहाँ तक इसके इतिहास के बारे में बात की जाए तो अन्य एशियाई देशों की तरह जापान भी प्राचीन सभ्यता वाला देश रहा है। यहाँ के निवासी अपने देश के इतिहास, संस्कृति पर काफ़ी गर्व करते हैं। यहाँ प्राचीन काल से ही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, परंतु 1603 ईस्वी में, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, 1603 ईस्वी में जापान की राज सत्ता पर शोगुन का शासन स्थापित हो गया। शोगुन अर्थात महान सेनानी था, महान सेनानी होता है। प्राचीन काल में शासकों के द्वारा अपने सैनिकों को युद्ध भूमि में भेजा जाने लगा और इसमें जो सैनिक वीरतापूर्वक कार्य करते, जो अच्छे कार्य करते, उन्हें शोगुन की उपाधि दी जाती थी। तो ये शोगुन हुए महान सेनानी जिन्होंने वीरतापूर्वक कार्य किया। कालांतर में ये शोगुन जब राज सत्ता कमजोर होने लगी तो ये शोगुन ने शासन पर अपना प्रभाव स्थापित करने लगे और 1603 ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी तक जापान पर शोगुन का शासन बना रहा। वास्तविक रूप से ये शोगुन ने राजा के समस्त अधिकारों को अधिकृत कर लिया था, जिसके कारण कालांतर में जापान को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और यही कारण था कि जापान में शासक के अधिकारों को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास प्रारंभ हुए और इसी प्रयास को जापान के इतिहास में मेइजी पुनर्स्थापना के रूप में जाना गया। शोगुन के शासनकाल के अंतर्गत जापान में पश्चिमी देशों का आगमन प्रारंभ हुआ। इनमें पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका थे। इन सभी देशों ने क्रमशः जापान में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु जापानियों के द्वारा विदेशियों से घृणा करने के कारण इन विदेशियों को जापान में अपना पैर जमाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। परंतु कालांतर में अमेरिका को इसमें सफलता प्राप्त हुई और इसके पश्चात विदेशियों का
जापान के आंतरिक क्षेत्रों में प्रभाव स्थापित होना प्रारंभ हो गया। तो इन शोगुनों ने, चूँकि ये सभी प्रभाव शोगुन के शासनकाल में स्थापित हुए थे और इसमें सम्राट की अनुमति भी नहीं ली गई थी, या सम्राट को इससे अनभिज्ञ रखा गया था। इस कारण भी यही कारण था कि विभिन्न वर्गों के द्वारा सम्राट की सत्ता को पुनः स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ हुए। यहाँ हम लोग कारण देख सकते हैं जिन्होंने मेजी पुनर्स्थापना के लिए एक वातावरण का निर्माण किया। इसमें दो कारण देखे जा सकते हैं। एक मौलिक कारण जो कई वर्षों से स्थिति को निर्मित करने में सहयोग कर रहे थे, और एक तत्कालिक कारण जिन्होंने घटना को फलीभूत होने के लिए प्रेरित किया। मौलिक कारण हम देख सकते हैं 1858 की संधि, शोगुन की निर्बलता, सामंतों द्वारा शोगुन का विरोध, विदेशियों के प्रति घृणा, सामाजिक असंतोष, विदेशी संपर्क का प्रभाव, 1862 में अंग्रेजों की हत्या और 1863 ईस्वी में घोषणा। तो ये 8 कारण थे जिन्होंने मेजी पुनर्स्थापना के लिए एक पृष्ठभूमि का निर्माण किया। तो हम यहाँ कारण को देखते हैं। तो पहला है 1858 ईस्वी की संधि। जैसे कि पहले बताया गया, विदेशी राष्ट्र काफ़ी लंबे समय से जापान पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जापानियों की उपेक्षा के कारण वे इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। परंतु कालांतर में अमेरिका ने लगातार प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप 1853 ईस्वी में कमोडोर पेरी ने इसमें सफलता पाई और 1854 ईस्वी में उसने जापान के साथ एक संधि कर कई सारी सुविधाएं प्राप्त की, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना था। परंतु अमेरिकी सरकार इस संधि से अधिक संतुष्ट नहीं थी और इस कारण 1858 ईस्वी में पुनः एक संधि जापान एवं अमेरिका के बीच की गई, जिसमें कई सारी व्यापारिक सुविधाओं के साथ साथ व्यापारिक वस्तुओं पर कर लगाने संबंधी शर्तें भी थी, जिसके अनुसार जापान अपने देश के नियमानुसार व्यापारिक वस्तुओं पर कर नहीं लगा सकता था। अर्थात जापान को कर लगाने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस शर्त ने जापान के राष्ट्रीय गौरव पर आघात किया और सम्राट ने तत्काल इस संधि का विरोध किया। इस कारण जनमानस में इस बात की भावना घर कर गई कि विदेशी प्रभाव कम करने के लिए सम्राट के अधिकार को पुनः स्थापित करना आवश्यक है, जिससे कि राष्ट्रीय भावना को पुनः उस स्तर पर ले जाया जा सके जो पूर्व काल में था। दूसरा कारण शोगुन की निर्बलता। जैसे कि आप लोग पहले कहा गया, 1603 ईस्वी में शोगुन ने जापानी सत्ता पर अधिकार स्थापित कर लिया और लगभग 250 वर्षों तक यह सत्ता पर बना रहा। प्रारंभ में शोगुन की सत्ता शक्तिशाली थी, परंतु कालांतर में कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण शोगुन की सत्ता कमजोर होने लगी, जिसके कारण विदेशियों का प्रभाव जापान पर स्थापित होने लगा। 1858 ईस्वी में अमेरिका ने जापान से संधि की और इस संधि के पश्चात कई अन्य विदेशी राष्ट्र भी जापान के साथ संधि करने लगे। तो इन संधियों के कारण जापान की राष्ट्रीयता पर आघात पहुंचा। जापान जो अभी तक विदेशियों से घृणा कर रहा था, उनके संपर्क में आने को विवश हुआ। इसके अतिरिक्त जापानियों को इस बात का अनुभव हुआ कि शोगुन के शासन काल में जापान का वास्तविक विकास होना संभव नहीं है।
इसके लिए आवश्यक था कि शासक की सत्ता को पुनः स्थापित की जाए, जिससे कि विदेशियों के प्रभाव को कम किया जा सके और जापान की वास्तविक प्रगति को दिशा प्रदान की जा सके। तीसरा कारण, सामंतों द्वारा शोगुन का विरोध। जैसा कि पहले कहा गया, 1603 ईस्वी में जापान में शोगुन ने सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और उसने अन्य सामंतों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। सामंतों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। वे शोगुन का विरोध भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस समय शोगुन इतना शक्तिशाली हो चुका था कि सामंतों का विरोध का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। शोगुन ने फूट डालो राज करो नीति के द्वारा भी सामंतों के बीच मतभेद उत्पन्न कर रखे थे, परंतु शोगुन का शासन कालांतर में कमजोर होने लगा। उसके कमजोर उत्तराधिकारी इस सत्ता को बनाए रखने में असफल हुए और कई सामंतों ने अब शोगुन का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। 1858 ईस्वी में अमेरिका के साथ की गई संधि ने इसे और गति प्रदान की। 1866 में चोशु सामंतों ने शोगुन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फलतः 1867 ईस्वी में शोगुन केइकी ने अपने समस्त अधिकार सम्राट को समर्पित कर सम्राट के अधिकार को पुनः स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। चौथा कारण, विदेशियों के प्रति घृणा। जैसा कि पहले ही कहा गया, जापान के लोग विदेशियों से घृणा करते थे। वे विदेशियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते थे, परंतु कालांतर में की गई संधि के कारण विदेशियों का प्रवेश जापान में होने लगा, जिसके कारण दोनों पक्षों के मध्य मनमुटाव रहे। 1854-1858 ईस्वी में अमेरिका से की गई संधि के बाद कई विदेशी जापान में आए और शोगुन ने बिना सम्राट की अनुमति से इनसे संधियां करनी प्रारंभ कर दी। इसी मतभेद की कड़ी में 1852 ईस्वी में सत्सुमा सामंत एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके विरोध में ब्रिटेन ने सामंत की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। इसी तरह 1863 ईस्वी में सामंतों ने अमेरिकी जहाज को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया, जिससे अमेरिका ने इनके विरुद्ध कार्रवाई की। इन सभी घटनाओं ने जापानियों के हृदय में विदेशियों के प्रति घृणा की भावना को और अधिक बढ़ा दिया और यह आवश्यक कर दिया कि सम्राट को पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाए, ताकि इन विदेशियों के प्रभाव को कम किया जा सके। पांचवा कारण, सामाजिक असंतोष। इस समय जापान की सामाजिक स्थिति असंतोषजनक थी। समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था और यह सभी वर्ग शोगुन के शासन से असंतुष्ट थे। जहां तक सामंतों की बात है, तो सामंत पूर्व से ही शोगुन का विरोध कर रहे थे। उन्हें अपने किले को बनाने या जीर्णोद्धार करने, सिक्का ढालने, युद्ध हेतु जहाज बनाने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने आदि के लिए शोगुन से अनुमति लेना पड़ता था, जिसे वे अपना अपमान समझते थे। इसी प्रकार कृषक वर्ग भी, जो सामंतों के बोझ को उठा रहे थे, शोगुन के प्रति असंतोष की भावना थी। शोगुन ने कृषकों की हितों के लिए विशेष कुछ नहीं किया। उनकी दयनीय स्थिति बनी रही। कृषि अवस्था भी काफी जर्जर थी, दयनीय थी। किसानों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। किसानों के साथ साथ व्यापारी वर्ग, अब बुद्धिजीवी वर्ग भी शोगुन की शासन व्यवस्था से असंतुष्ट था। जहां व्यापारी वर्ग धनी होने के कारण भी निम्न स्तरीय जीवन जी रहा था, उनके साथ निम्न वर्ग का व्यवहार किया जा रहा था, जिससे वे काफी
असंतुष्ट थे। कई सामंत उनसे ऋण भी लेते थे, परंतु इसके बाद भी उनके साथ निम्न स्तरीय व्यवहार किया जाता था। ये ऐसे तथ्य थे जो व्यापारी वर्ग के लिए असहनीय थे। जहाँ तक बुद्धिजीवी वर्ग की बात है, तो बुद्धिजीवी वर्ग को इस बात का पूर्णतः अनुभव था कि शोगुन ने सत्ता का अपहरण किया है और वे शोगुन को अपहरणकर्ता के रूप में देखते थे। कई बुद्धिजीवियों ने अपने साहित्य, अपने रचनाओं के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि देश की वास्तविक सत्ता या वास्तविक केंद्र शासक है, ना कि शोगुन। उन्होंने अपने साहित्यों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया। शोगुन के प्रति विरोध को जाहिर करने का प्रयास किया। विदेशी संपर्क, छठा कारण विदेशी संपर्क। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जापानी यद्यपि विदेशियों का विरोध करते थे, उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे, परंतु जब जापान में विदेशियों का आगमन प्रारंभ हुआ, वे उनके जीवन शैली, उनकी तकनीकी विकास, विज्ञान आदि से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि विदेशी लोग जापान की तुलना में काफ़ी अधिक विकसित हैं, काफ़ी अधिक उन्नतिशील हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता जापानियों की तुलना में काफ़ी अधिक है। अर्थात विदेशी जो थे वो समय के साथ चल रहे थे, वे समय के साथ प्रगति कर रहे थे। इसके विपरीत जापानी अभी भी अपने प्राचीन संस्कृति और विज्ञान से ही चिपके हुए थे। इस कारण समाज में या अन्य क्षेत्रों में प्राचीन मान्यताओं को मान्यता थी, जिसके कारण जापान का वास्तविक विकास नहीं हो सका था। जापानियों ने यह भी अनुभव किया कि यदि शोगुन ने सत्ता पर अधिकार नहीं किया होता तो जापान की वास्तविक स्थिति विदेशियों के समान होती, वे उनके समान विकसित अवस्था में होते। उन्होंने इस बात का भी अनुभव किया कि सम्राट के वास्तविक शासन के अंतर्गत ही जापानियों का अपेक्षाकृत प्रगति संभव हो सकता है। इस कारण उन्होंने शोगुन का विरोध किया और सम्राट की सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाने लगा, जिससे कि जापान को आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के मार्ग पर अग्रसित किया जा सके। सातवां कारण 1862 ईस्वी में अंग्रेज की हत्या। जैसा कि पहले कहा गया, जापानी लोग विदेशियों से घृणा करते थे। इसका उनके मन में विदेशियों के प्रति एक विद्वेष की भावना रहती थी। ऐसी परिस्थिति में 1862 ईस्वी में एक घटना हुई, जिसके अनुसार सत्सुमा सामंत अपनी रियासतों के निरीक्षण में निकला। जापानी नियम के अनुसार सामंतों के मार्ग पर किसी को नहीं आना है और यदि वो कोई भूलवश आ जाता है तो वो क्षमा मांगकर सामंतों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन कर उसके मार्ग से हट जाता है। इसी तरह जब सत्सुमा सामंत अपने रियासतों की यात्रा पर जा रहा था, तब अंग्रेज रिचर्डसन अपने 3 साथियों के साथ उसके जुलूस के मार्ग पर आ गया। उसने बड़ी ही धृष्टतापूर्वक व्यवहार किया। उसने ना तो सामंत से क्षमा मांगी, ना ही उसके मार्ग से हटा। इससे सत्सुमा सामंत काफ़ी अधिक रुष्ट हुआ और उसने इसे अपना अपमान समझा। उसने अपने समर्थकों को रिचर्डसन को मारने का आदेश दिया और उसके संकेत पाते ही उसके समर्थकों ने रिचर्डसन की हत्या कर दी, जिसके विरोध में ब्रिटिश सरकार ने सामंत की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। इस घटना ने जापानियों के मन में विदेशियों के प्रति घृणा की भावना को अधिक बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप इस बात पर जोर दिया गया कि यथाशीघ्र सम्राट को पुनः अधिकार प्रदान किया जाए और शोगुन को सत्ता से हटाया जाए, क्योंकि शोगुन के शासनकाल में ये विदेशी जापान में प्रवेश कर गए थे और अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे।
8वां कारण 1863 ईस्वी की घोषणा। 1862 ईस्वी में होने वाली घटना ने पूरे जापान में विदेशियों के प्रति एक घृणा का वातावरण का निर्माण कर दिया। इन्हीं परिस्थितियों में तत्कालीन शासक ने 1863 में एक घोषणा की जिसके अनुसार सभी विदेशियों को जापान से निकल जाने का आदेश दिया। चूंकि शोगुन सामंतों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे इसे असंभव मानते थे, जबकि चोसु सामंत ने इस घोषणा का समर्थन करते हुए इसे पूरा करने का बीड़ा उठाया और उसने अपने कर्मचारियों को यह आदेश दिया कि जापान के निकट कोई भी विदेशी जहाज आने पर उसे नष्ट कर दिया जाए। इस आदेश का पालन करते हुए सामंत के कर्मचारियों ने अमेरिका के जहाज को नष्ट कर दिया। साथ ही हॉलैंड के जहाज पर भी गोलाबारी की गई जिससे वह नष्ट हो गया। इस घटना के विरोध में अमेरिका और हॉलैंड ने संयुक्त रूप से जापान के ऊपर आक्रमण कर दिया और दोनों के मध्य एक संघर्ष प्रारंभ हो गया। चूंकि जापान की सरकार उतनी उन्नतिशील नहीं थी, उसकी सेना उतनी अधिक विकसित अवस्था में नहीं थी जितनी कि अमेरिका या हॉलैंड की थी, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध में या संघर्ष में जापान को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी और उसे विदेशी राष्ट्रों से संधि करनी पड़ी, जिससे विदेशियों को जापान में और कई लाभ प्राप्त हुए। चूँकि इस समय सम्राट को पूरा अधिकार प्राप्त नहीं था, इस कारण जापानियों को यह अनुभव हुआ कि यदि सम्राट को पुनः अधिकार प्राप्त होता तो वह विदेशियों को जापान में प्रवेश करने नहीं देता। जापान की स्थिति इस समय कुछ और ही होती। इस कारण सामंतों ने और जनमानस ने सम्राट की शक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास करने लगे। तो स्टूडेंट, ये कारण थे जिसने मेजी पुनर्स्थापना के लिए एक वातावरण का निर्माण किया। और अगर आप घटनाक्रम की बात करें तो पहला यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1867 ईस्वी में मोत्सुहितो सम्राट के पद पर आसीन हुआ। इस समय उसकी आयु लगभग 14 वर्ष की थी, परंतु उसमें राजनीतिक सूझबूझ काफ़ी अधिक थी। वह तत्कालीन जापान की राजनीतिक अवस्था को अच्छी तरह समझ सकता था। इस कारण सामंतों को यह अनुभव हुआ कि सम्राट की सत्ता को पुनः स्थापित करना का यह उचित समय है और उन्होंने शोगुन के लिए सभी सामंतों ने मिलकर शोगुन को एक आवेदन लिखा जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि शोगुन अपने समस्त अधिकारों को सम्राट के अधीन कर दे, समर्पित कर दे, ताकि केंद्र में मजबूत सरकार की स्थापना हो सके, सम्राट को शक्ति मिल सके और विदेशियों से उनकी मुक्ति हो सके। इस समय शोगुन के पद पर केइकी आसीन हुआ था, जो उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति था, प्रगतिशील विचार का समर्थक था। उसने इस आवेदन को स्वीकार किया और 14 अक्टूबर 1867 ईस्वी को उसने सम्राट के अधीन अपने समस्त अधिकारों को समर्पित कर दिया और अपना त्यागपत्र दे दिया। परंतु कुछ सामंतों ने इसका विरोध किया, परंतु उनके विरोध को शीघ्रता ही दबा दिया गया और इस प्रकार से सम्राट को सत्ता पर शक्तिशाली होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रारंभ में एक केंद्र संगठन का निर्माण किया गया जिसमें 3 भाग थे। प्रथम भाग जिसमें राजकीय परिवार के सदस्यों का प्रभाव था, द्वितीय भाग जिसमें कुलीन और सामंतों का प्रभाव था और तृतीय भाग 5 कुलीन और 5 समुराय इसके अंतर्गत रखे गए। 1868 ईस्वी में दाइजो कावा का गठन किया गया जिसमें 2 भाग थे। पहला उच्च सदन राज्य परिषद और दूसरा निम्न सदन प्रतिनिधि सभा।
राज्य परिषद में वैसे व्यक्ति थे जिन्हें सम्राट नियुक्त कर लाता था और इसमें सामंत या कुलीन वर्ग के लोग भी सम्मिलित थे, जबकि निम्न सदन या प्रतिनिधि सभा में जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता था। ये आधुनिक संसद प्रणाली के समान थी जिसके ऊपर सम्राट को स्वीकार किया गया था। प्रशासनिक व्यवस्था गठन के बाद सम्राट ने एक संविधान का निर्माण किया। 1889 ईस्वी में संविधान का निर्माण किया गया, जिसके अनुसार सम्राट को सबसे ऊपर रखा गया। उसे सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए। युद्ध से संबंधित, विदेश से संबंधित, न्याय व्यवस्था संबंधित अधिकार प्रदान किए गए। इस संविधान के द्वारा केंद्रीय व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया। न्याय के प्रशासन को स्थापित किया गया। जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए और कानून के जर में सबको समान माना गया। अर्थात इस संविधान के द्वारा मेजी के अधिकार को पूर्ण रूप से स्थापित किया गया तथा 1868 ईस्वी के लगभग मेजी पुनर्स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया। मेजी पुनर्स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया। इसके पश्चात मेजी पुनर्स्थापना के क्या परिणाम हुए, इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान में रखना है कि सामंतों का मुख्य उद्देश्य सम्राट की सत्ता को स्थापित करना ही नहीं था, साथ में वे शोगुन के शक्ति को भी सीमित करना चाहते थे। अर्थात जो अन्य सामंत थे वे किसी भी प्रकार से शोगुन की सत्ता को बने रहना नहीं देना चाहते थे और वे यह भी नहीं चाहते थे कि सम्राट व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली हो। इसलिए सामंतों ने सम्राट के द्वारा एक परामर्शदाता मंडल का भी निर्माण किया था, जिसमें कई सामंत सम्मिलित हुए थे। यहाँ मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ यही है कि सामंतों ने शासक की सत्ता को स्थापित किया और साथ ही उस पर वैधानिक राजतंत्र के द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का भी प्रयास किया। तो छात्रों, ये मेजी पुनर्स्थापना घटनाक्रम तक था। इसके परिणाम को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।